नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी सिन्हा। आज तारीख है 23 जून। कल 22 जून को हिंदी के महान कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की पुण्यतिथि थी और मैंने बड़ी मेहनत की थी। केदारनाथ जी अग्रवाल की कविताएं मुझे बेहद पसंद हैं, केल वाली ही नहीं, तमाम कविताएं जो मैंने आपको सुनाई, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी जिन्होंने उन कविताओं को सुनकर सराहा। कुछ एक नाम भी मैं ले सकती हूँ जो मेरे फेसबुक पर मित्र हैं और मुझे सुनते हैं, यूट्यूब पर पसंद करते हैं। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़ी मेहनत मैंने की उन कविताओं को चुनकर, उनको पढ़कर, वीडियो से पहले उनका तालमेल बिठाकर, उनकी रागात्मकता के साथ अपना तालमेल बिठाकर, और गलती से मैंने उनकी पुण्यतिथि को उनकी जयंती कह दिया। और इतना ही नहीं, मैंने कह दिया 21 जून को उनकी जयंती थी, जबकि 21 जून को जयंती है महान फ्रांसीसी लेखक जियां पॉल सार्त्र की। और ये कन्फ्यूजन इस तरह हुआ कि मैंने अपनी आँखों से कल 22 को ये पोस्ट देखी फेसबुक पर किसी की कि आज अग्रवाल जी की जयंती है। और ये मुझे लगता है कि एक जुमला बनता जा रहा है हिंदी के जुमलेबाजों के बीच कि वो जयंती को पुण्यतिथि और पुण्यतिथि को जयंती कहते हैं। बहरहाल मैं माफ़ी मांगती हूँ सबसे पहले तो केदार जी की आत्मा से और तमाम लोगों से जो उनसे जुड़े हैं। बहुत से लोग उनसे जुड़े होते हैं और आशा है कि वो मेरी इस छोटी सी भूल को समझेंगे और माफ़ कर सकेंगे, नज़रअंदाज कर सकेंगे। लेकिन बात श्रद्धा की है तो यकीन मानिए कि मैंने बड़ी श्रद्धा से उनको पढ़ा और बड़ी श्रद्धा से वो पोस्ट साझा की। और किसी ने मुझे साझा करने के बाद मैसेज नहीं किया था, अपने आप ही मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। और वो जो कहते हैं ना, एट द बैक ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग में वो तिथि थी। लेकिन चूँकि मैंने फेसबुक पे वो देखा और फिर नोबेल प्राइज़ का जो फेसबुक पेज है उससे मैंने जियां पॉल सार्त्र का, मतलब मैंने नहीं उठाया, मेरे उसमें आया, नोटिफिकेशन में आया। और माफ़ कीजिएगा, पार्श्व में मेरे छोटे छोटे कुछ कुत्ते हैं, उनकी आपसी लड़ाई चल रही है। जो उनमें सबसे कमज़ोर है उसको पीटते हैं। तो मैं आशा ये कर रही हूँ कि मेरे बिना वो सलटा लेंगे, निपट लेंगे। वह उसका नाम है अजब, अजबी, अजूबा, बड़ी प्यारी है। खैर, तो केदार जी भी जनजीवन से जुड़े हुए कवि। उन्होंने किसानों की, उन्होंने प्रकृति की, उन्होंने तमाम तरह की संवेदना की कविताएं लिखी हैं। और जो बात मैं कहना चाहती थी वो ये कि मैंने जो कंफ्यूज किया उसके लिए आशा है कि कोई मेरे ख़िलाफ़ वो नहीं रखेंगे नाराज़गी। और केदार जी का जन्म, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 में बांदा ज़िले में हुआ। उनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। और उनके इतने संग्रह हैं कि मैं उनके नाम गिनना चाहती हूँ क्योंकि वो नाम भी मुझे बहुत पसंद है। मैं उनको अक्सर बीच बीच में पढ़ती हूँ। गुल मेहंदी है मेरी तुम, जमुंजल तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं कहें केदार खरी खरी, खुली आँखें खुले डैने, कुहकी कोयल खड़े पेड़ की देह, मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं और इसमें से एक से मैं आपको कविताएं सुनाऊंगी भी। और दोस्तों, और भी संग्रह है, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा जिस पर उन्हें सम्मान मिला, बहुत, नींद के बादल, आत्मगंध, बम्बई का रक्त स्नान, युग गंगा, बोल बोल अबोल, लोक आलोक, चुनी हुई कविताएं, पुष्प दीप, वसंत में प्रसन्न पृथ्वी, अनहारी हरिया। कितना सुंदर शीर्षक है। तो बहुत खूबसूरत कविताएं हैं। अनूदित रचनाओं के संग्रह भी हैं, देश देश की कविताएं। मैं शुरू करती हूँ उनकी कुछ कविताओं से। पहली का शीर्षक है जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है।
जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। ये केवल मज़दूरों के लिए ही नहीं है, ये हम सब के लिए है। और मैं ऐसी बहुत सी कविताएं आपको आज सुनाऊंगी जो उस स्पिरिट से डील करती हैं, जिसके तहत मेरी छोटी सी भूल को अगर केदार भी होते तो वो नज़रअंदाज कर देते। तो अगर हम इस संग्रह में जाएं, हे मेरी तुम, तो कुछ एक कविताएं हमारे सामने आती हैं, जिनमें से एक का शीर्षक है लिपट गई जो धूल। हम धूल ही की बात कर रहे हैं, वह जन जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ। लिपट गई जो धूल पाँव से, वह गोरी है इसी गांव की, जिसे उठाया नहीं किसी ने इस कुठाव से। ऐसे जैसे किरण ओस के मोती छू ले, तुम मुझको चुंबन से छू लो, मैं रसमय हो जाऊं। अगली कविता देखिए, ये धूल का व्यक्तिकरण है, मनुष्य रूप में उसको दिखाया जा रहा है, और धूल ही में पड़े होते हैं हमारे यहाँ लोग, जैसे गोबर उठाती हैं रंभा तिलोत्तमा, उसी तरह। अगली कविता का शीर्षक है पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति केदार जी के उद्गार। हे मेरी तुम, डंक मार संसार न बदला, प्राणहीन पतझार न बदला, बदला शासन देश न बदला, राजतंत्र का भेष न बदला, भाव बोध उन्मेष न बदला, हाड़ तोड़ भूभार न बदला, कैसे जिए, कैसे जिए यही है मसला, नाचे कौन बजाए तबला। पूंजीवादी व्यवस्था यही है। मार्क्सवाद की रोशनी। और इसके आगे शासन के लिए भी बहुत खूबसूरत कविताएं हैं कि शासक बदलते हैं, शासन नहीं बदलता। मार्क्सवाद की रोशनी। दोषी हाथ, हाथ जो चट्टान को तोड़े नहीं, वह टूट जाए, लोहे को मोड़े नहीं, सौतार को जोड़े नहीं, वह टूट जाए। मार्क्सवाद की रोशनी में। और अगर हम फूल नहीं रंग बोलते हैं संग्रह में देखें, तो कुछ एक बहुत खूबसूरत छोटी छोटी बहुत ज़मीनी कविताएं हैं। हम चलते हैं फिर खेतों में, शीर्षक में हम चलते हैं फिर खेतों में है, और जब हम कविता पढ़ते हैं तो ये हम की जगह हल आ जाता है। ये समय है, अब ट्रैक्टर है, और हमारे बैलों की दुर्दशा पर कहानियाँ हैं। तेजेंद्र शर्मा लंदन के कथाकार हैं, जिनकी कहानी बैलों की दुर्दशा पर मैंने अभी पढ़ी थी। यादगार कहानी है, और मुझे लगता है कि मतलब बाहर तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इन लोगों से डील करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ जो ये छोटे साड़ घूमते हैं और जो उनकी बदहाली है, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने गायों को भी संरक्षण दिया है। मैंने कुत्तों को दिया है, लेकिन लोगों ने गायों को भी दिया है। और गौ सेवक कहानी भी बहुत चर्चित है, उसका मुद्दा अलग है, लेकिन गौशाला है और ये एक बड़ी समस्या है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की एक कविता बड़ी अच्छी है, बूढ़ी गाय। तो कहने का मतलब केवल यह है कि उसको किसी धर्म से नहीं जोड़ें, और तमाम जानवरों के प्रति जो सद्भाव है उसको बनाए रखें। अब जब हमारे बैल बेकार हो गए हैं, हीरा और मोतिया नहीं भागते अपने मालिक के पास, वो कहाँ जाएं। प्रेमचंद की कहानी हीरा और मोती याद कीजिए। हल चलते हैं फिर खेतों में, फटती है फिर काली मिट्टी।
बोते हैं फिर बिया किसान, कल के जीवन के वरदान, फिर उपजेगा उन्नत मस्तक सिंह अयाली नाज, फिर गरजेगी कष्ट विदारक धरती की आवाज़। भूख भूख एक बड़ी समस्या है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अन्न गोदाम में सड़ रहे हैं। तो आखिर ये क्या बात है, इसका जवाब तो सरकार को देना ही चाहिए। तन में बसी सांस में बहलो, तन में जो सांस बसी हुई है उसमें बह लीजिए। तन में बसी सांस में बहलो, तप में तपी धूप में दहलो, गहलो सुख दुख में भी रह लो, अपनी व्यथा आपसे कह लो। इसको बार बार पढ़ने का मन करता है। अपनी व्यथा को कह पाने की निरर्थकता पर जब सभ्यताएं लिखने लगें तो उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। उन्नत पेड़ पलाश के, उन्नत पेड़ पलाश के ढाल लिए रण में खड़े, सम्मुख लड़ते सूर्य से बाह बली ऊपर किए, दुर्दिन में रहकर हरे छाह घनी भूपर किए। उन्नत पेड़ पलाश के, ये पलाश का पेड़ है जो बहुत कम बचा है अब, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं जंगलों में, बिहार झारखंड में और ऐसी जगहों पर है। लेकिन न टूटो तुम, टूटना मत, छोटी सी कविता है, बहुत कारगर। न टूटो तुम बस झुको यों कि चूम लो मिट्टी और फिर उठो। न टूटो तुम बस झुको यों कि चूम लो मिट्टी और फिर उठो। हमने जितनी बार पुकारा, हमने जितनी बार पुकारा, दीवारों पर पाहन मारा, हिला न डोला मौन तुम्हारा, टूटा केवल दुर्ग हमारा। हमने जितनी बार पुकारा, व्यवस्था को, शासन को, दिन झड़ गए, दिन झड़ गया जैसे फूल संध्या समय आकाश के, श्याम तरु से धरातल पर, न रही गंध न रही छटा, आई रात जैसे घटा, उमड़ आई बरसात की, खुली कबरी अलग छटे, कामिनी के ढके कुछ के, कनक कल से मेरु भूके, यह त्रियामा त्रिया तम की, यह त्रियामा त्रिया तम की, वासना की अध वामा, वासना की अध वामा, मुझे अपने भरे भुज में कसे उर से विवश व्याकुल छल रही है। श्रृंगार रस की कविता है, लेकिन पूरा पूरी वही नहीं, बहुत कुछ है इस कविता में। और भी हैं, शाम चल्दी, लेकिन शाम चल्दी ही पहले पढ़ती हूँ। और फिर हवा पहाड़ी झरने की झंकार, शाम चल्दी, दिन झरा शाम चल्दी, शाम चल्दी प्रकाश के साथ मौन छोड़कर पीछे गहरा केन पर ठिठका ठहरा। शाम चल्दी प्रकाश के साथ मौन छोड़कर पीछे गहरा केन पर ठिठका ठहरा। केन किनारे आवाज़ था इनका, और बहुत लिखा गया है केदार जी पर, अंग्रेज़ी में भी लिखा गया है और हिंदी में भी बहुत लिखा गया है। आप इंटरनेट पर उनको बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि अपनी आवाज़ में कुछ कविताओं का पाठ करूं, और धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। हवा पहाड़ी झरने की झंकार, हवा पहाड़ी झरने की झंकार हो गई, आई मेरे पास मुझे स्वीकार हो गई। छोटी कविताएं हैं, जीवन की सांस की तरह, जीवन में का जो मनुष्यगत लय है उसकी तरह। काल बंधा है दिव्य देवालय के पाषाणी,
ऋषभ कंठ से। काल बधा है दिव्य देवालय के पाषाणी, ऋषभ कंठ से बधिर अचंचल घंटे जैसा मौन टंगा है आसमान से भूतक लटका, मैं अनबजा वही घंटा। हालांकि फ़ोन के इतने घंटे हमारे आसपास बजते हैं, लेकिन मैं अनबजा वही घंटा, है ना। और एक जो आखिरी कविता मैं सुनाना चाहती थी, आवरण के भीतर। आवरण के भीतर है एक आवरण और, आवरण के भीतर है एक आवरण और, भीतर के भीतर है एक आवरण और, भीतर के भीतर है एक आवरण और, निर्विकार निरावरण दर्पण का जिसमें सब कूदते समाये चले जाते हैं, है ना। इन कविताओं की व्याख्या भी करूं, अगर आप इजाज़त दें तो। जीवन में जो अनंत अनेक आवरण हैं, लोगों के अपने स्नेह के बीच भी इतने आवरण हैं कि असल तक हम नहीं पहुंच पाते, हम उनमें खोकर रह जाते हैं। कितना आडंबर है, बावजूद इसके, है ना। बहुत सी ऐसी दौड़ है जिसमें सब पागल की तरह दौड़े चले जा रहे हैं और एक छद्म युग अपना प्रपंच फैला रहा है, हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। कैसे रुकें, कैसे थमें, कैसे सार्थक हो जाएं वही जहां हम हैं, और कैसे अर्थ और बोध के उस चरम तक पहुँचें कि जहाँ हमें पहुँचना है। अगली कविता का शीर्षक क्षण के संरक्षण के सन की। क्षण के संरक्षण के सन की, क्षण के संरक्षण के सन की नहीं देखते आगे पीछे, रहते हैं क्षण की छतुरी के नीचे, कण का जीवन जी के गण के रण से आंखें नीचे। क्षण के संरक्षण के सन की नहीं देखते आगे पीछे, रहते हैं क्षण की छतुरी के नीचे, कण का जीवन जी के गण के रण से आंखें नीचे। वही बात है, बिल्कुल वही बात है। लेकिन मोमेंट को प्रिजर्व करने की हमारी जो टेंडेंसी है, जो कि तस्वीरें खींचने में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, सुनाई देती है, सुनाई इस तरह देती है कि तस्वीरों की चर्चा, तस्वीरों की कैप्शन, और पिक्चर से 1000 वर्ड्स। हम तस्वीरों के युग में हैं कहीं ना कहीं। मतलब मेरी पहली कहानी जो मैंने बीए में पढ़ते हुए लिखी थी वो इसी क्षण के संरक्षण की प्यास के बारे में है, और वह कहानी कहीं ना कहीं प्रेम की आकुलता से जुड़ती है। तो वह दूसरा मोड़ है इसी एक भाव का। और एक, मैं चूँकि बात अभी चिड़िया की हो रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि उसको ले आऊँ इस वार्तालाप में हमारे। एक सेकंड। अब भी है कोई चिड़िया, अब भी है कोई चिड़िया। इतनी कविताएं लिखी गई चिड़ियों पर। मैंने कल भी ये बात उसमें कही थी, और ये आवृत्ति है फिर भी मैं कर रही हूँ कि जितनी लिखी जाए उतनी कम है। एक एक चिड़िया के लिए लिखी जाए। मेरी एक कविता है जिस पर गद्यात्मक होने का आरोप लगा, क्योंकि वो चिड़िया की पूरी मतलब उसकी देह दशा का पूरा वर्णन करती है कि वो स्लेटी है, उस पर ऐसी धारी है, ये है, वो होगी, खंजन होगी, लेकिन उस तरह की अनेकों चिड़िया और हैं
हुदहुद भी उसमें आती है। उन चिड़ियों में हम नहीं जाएं, लेकिन मतलब हमारे यहाँ इतने पक्षी हैं, कहीं कहीं वो मिलिट्री पोस्ट में दिखाई देते हैं और डाउनलोड किए हुए इंटरनेट पे। ये भी एक कविता है, इंटरनेट पे जिंदा है चिड़िया, कागज़ पे जिंदा है, लेकिन वैसे बहुत कम हुई है उनकी संख्या। सुनिए कविता। अब भी है कोई चिड़िया जो सिसक रही है नील गगन के पंखों में, नील सिंधु के पानी में। मैं उस चिड़िया की सिसकन से सिहर रहा हूँ, वह चिड़िया मानव का आकुल अमर हृदय है। वह चिड़िया मानव का आकुल अमर हृदय है। धन्यवाद दोस्तों, आपकी शुभकामनाएं बने।